Welcome to lecture number 3 of Liquid Solutions. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. लास्ट लेक्चर में हमने राउल्स लॉ का डेरिवेशन देखा था. जो हमने सोल्यूशन लिया था लास्ट लेक्चर में, वहां पर सॉल्यूट वाज नॉन वोलाटाइल एंड सॉल्वेंट वाज वोलाटाइल. इस लेक्चर में हम ऐसे सॉल्यूशंस देखेंगे जहां पर सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट आर वोलाटाइल. तो ऐसे सॉल्यूशंस को देखने के पहले हमें ये डिफाइन कर लेना चाहिए कि व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन. जिस तरह से आप गैसियस स्टेट में पहले डिफाइन करते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है, पहले आप समझते हैं, उसी तरह से यहां पर भी हम पहले समझेंगे कि व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन. तो देखिए, एंड अ सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड एज आइडियल इफ इट फॉल्स इनटू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. पहला, it should follow Raoult's law. मतलब our ideal solution is one in which each component obeys Raoult's law under all conditions of temperature and pressure. Each component obeys Raoult's law का मतलब क्या है? देखिए, अब दोनों ही चीजें वोलाटाइल है, सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल है. मतलब दोनों के लिए आप जो राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं, याद कीजिए, PS इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P नॉट. तो नाउ यू शुड बी एबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर बोथ द कंपोनेंट्स. और अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स तो सारे कंपोनेंट्स के लिए आप राउल्स लॉ लिख सके, तो सच अ सॉल्यूशन वुड बी कॉल्ड एज एन आइडियल सॉल्यूशन. मतलब इनमें से किसी भी कैटेगरी को अगर फॉलो करे तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड कैटेगरी, व्हिच इज थर्मोडायनेमिकली. Thermodynamically, an ideal solution is one in which no volume change and enthalpy change takes place on mixing the solute and solvent in any proportion. That is, delta V of mixing should be 0 and delta H mixing should be 0. इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर दो कंपोनेंट से मिलकर सोल्यूशन बन रहा है तो वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B should be the total volume. मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ए की वॉल्यूम और बी की वॉल्यूम सिंपली इनको ऐड करके अगर टोटल वॉल्यूम आ रही है, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी कि टोटल वॉल्यूम मान लीजिए इन दोनों के टोटल से कम या ज्यादा है. अगर ऐसा नहीं है, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी अगर वॉल्यूम टोटल के बराबर है, मतलब हम कहेंगे देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, एंड सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एन आइडियल सॉल्यूशन. Similarly, there should not be any change in enthalpy. मतलब जब आप मिक्स कर रहे हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो हीट ना रिलीज होनी चाहिए ना एब्जॉर्ब होनी चाहिए. तो सच अ सॉल्यूशन वुड बी कॉल्ड एज एन आइडियल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड कैटेगरी इज मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस. ये क्या कह रहा है? एन आइडियल सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन इन विच the intermolecular interactions between the components are of the same magnitude as the intermolecular attractions found in pure components. इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर आप A और B से आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो A में जितना अट्रैक्शन है और B में जितना अट्रैक्शन है, ऑलमोस्ट सिमिलर अट्रैक्शन शुड बी प्रेजेंट बिटवीन A एंड B. ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा अट्रैक्शन है, इसमें कम है और इन दोनों में भी अलग है. सारे अट्रैक्शन सिमिलर मैग्नीट्यूड के होने चाहिए फॉर अ सॉल्यूशन टू बी कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन. सो इफ एनी सॉल्यूशन फॉल्स इनटू एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज, इट इज कॉल्ड एज एन आइडियल सॉल्यूशन. इन प्रैक्टिस नो सॉल्यूशन इज आइडियल, क्योंकि देखिए अट्रैक्शन में डिफरेंसेस तो होंगे. सिमिलरली जब आप सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो कुछ हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वॉल्यूम में भी चेंजेस आएंगे. तो इन प्रैक्टिस सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन इज आइडियल. हाउएवर, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो, द सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली. दैट इज, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर आइडियल इन बिहेवियर. क्योंकि अगर सॉल्यूशंस बहुत डाइल्यूट होंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में बहुत गैप होगा, दो सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे और इसलिए अट्रैक्शंस लगभग सिमिलर ही होंगे. सो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर कंसिडर्ड
टू बी आइडियल इन बिहेवियर। हमने कहा प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस आइडियल नहीं होते हैं, फिर भी कुछ सॉल्यूशंस को हम नियरली आइडियल मान सकते हैं। इन जनरल सब्सटेंसेस फॉर्मिंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटीज, मतलब उनका पोलर नेचर सिमिलर हो और स्ट्रक्चर सिमिलर हो तो दे फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशंस। जैसे एग्जांपल है बेंजीन और टॉल्यूइन, दे हैव नियरली सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर पोलैरिटी। सिमिलरली हेक्सेन एंड हेप्टेन, ethyl bromide, ethyl iodide, chlorobenzene and bromobenzene. So these are a few examples of approximately ideal solutions. हमने ideal solution समझ लिया है कि क्या होता है। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था a solution made up of non-volatile solute and volatile solvent. आज हम पढ़ेंगे a solution which is made up of volatile solute and volatile solvent, both of which are miscible. मतलब इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, हेक्सेन एंड हेप्टेन, दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही वोलाटाइल है और दोनों ही मिसिबल है। देखिए जनरली भी लिक्विड्स आर वोलाटाइल। अगर वोलाटाइल सब्सटेंस का आपको एग्जांपल देने हैं तो लिक्विड्स पहले दिमाग में आते हैं, जैसे वाटर, अल्कोहल, बेंजीन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन। और जनरली नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉलिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट, यूरिया, ग्लूकोज एंड सो ऑन। तो यहां पर बात हो रही है ऑफ अ वोलाटाइल सॉल्यूट टू अ वोलाटाइल सॉल्वेंट। वैसे तो कुछ सॉलिड्स भी होते हैं जो वोलाटाइल होते हैं, जैसे कि कपूर, जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स, पर हम यहाँ पर कन्वीनियंटली वी शुड टेक बोथ ऑफ देम एज लिक्विड। कि मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, तो दोनों को मिलकर एक सोल्यूशन बना दिया। अब देखिए नॉर्मली तो कोई डिफरेंस नहीं होता है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ऐसा कुछ क्लियरली आप डिमार्केशन नहीं कर सकते हैं कि हेक्सेन इज सॉल्यूट एंड हेप्टेन इज सॉल्वेंट। तो हम किसी एक को सॉल्यूट मान लेते हैं, किसी एक को सॉल्वेंट मान लेते हैं। जनरली जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो मान लीजिए अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ ए एंड बी। Let us assume A is the solvent and B is the solute. Now, since both of them are volatile, then ideal solution should be such that Raoult's law is applicable for both solute and solvent. लास्ट लेक्चर में हमने राउल्स लॉ सिर्फ सॉल्वेंट पर लगाया था क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट वोलाटाइल था, अब तो दोनों ही वोलाटाइल है। तो दोनों के लिए अगर हम राउल्स लॉ लिख सकते हैं, इस बात का मतलब क्या है कि आप ए के लिए लिख सकते हैं vapor pressure of A is equal to mole fraction of A into P naught A. P naught A मतलब vapor pressure of pure A. Similarly B के लिए आप लिख सकते हैं vapor pressure of B in solution. This is vapor pressure of A in solution. This is vapor pressure of B in solution. ये क्या है, vapor pressure of pure A. Similarly B के लिए आप क्या लिख सकते हैं, PB is equal to mole fraction of B into vapor pressure of pure B. अगर सिर्फ B अकेला होता तो जो वो वेपर प्रेशर लगाता उसको हम बोलेंगे PB नॉट। सोल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर लगाएगा उसको बोलेंगे हम PB। सो अगर ये एक आइडियल सोल्यूशन है तो आप A के लिए भी राउल्स लॉ लिख सकते हैं और B के लिए भी राउल्स लॉ लिख सकते हैं। PA और PB का एक्सप्रेशन लिख दिया तो हम टोटल वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। और ए का वेपर प्रेशर किसके बराबर है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। बी का किसके बराबर है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी के बराबर। अब देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी तो 1 होगा, तो हम एक्स बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, यानी ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू पी बी नॉट। यहां पर अगर एक्स ए कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। तो आप इस एक्सप्रेशन को बस याद रख लीजिए, बाकी तो हम डिराइव कर सकते हैं। तो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स वेयर बोथ ऑफ देम आर वोलाटाइल। अब देखिए जनरली ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों इक्वली वोलाटाइल हो, दोनों में से कोई एक ज्यादा वोलाटाइल होगा, एक कम वोलाटाइल होगा।
तो जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका पीए नॉट, मतलब सपोज मान लेते हैं ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, तो हम कह सकते हैं ये जो पीए नॉट होगा वो पीबी नॉट से ज्यादा होगा अगर ए ज्यादा वोलाटाइल है तो अगर ग्राफ बनाए, ये जो हमारा रिलेशन आ गया, अ ग्राफ बिटवीन पी टोटल एंड एक्स ए इज लीनियर विथ स्लोप इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट्स हैं, पी ए नॉट और पीबी नॉट आर कांस्टेंट्स, वेरी कौन होगा, एक्स ए और एक्स बी वेरी होगा। तो पी टोटल वर्सेस एक्स ए का हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर, जिसकी स्लोप होगी पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट के बराबर और जिसका इंटरसेप्ट होगा पीबी नॉट के बराबर। अब हमने ये मान लिया है कि ए अगर ज्यादा वोलाटाइल है तो पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट क्या होगा, अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए हम कह सकते हैं कि द टोटल वेपर प्रेशर विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एक्स ए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे एक्स ए बढ़ता जाएगा पी टोटल भी बढ़ता जाएगा। ग्राफ बनाते हैं, जो अभी हमने रिलेशन लिखा था उसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा। हम ग्राफ बना रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो आप राइट पे गौर कीजिए, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो बी का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। अब अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ता जाएगा और बी का कम होता जाएगा। तो अभी हमने देखा वेपर प्रेशर वर्सेस एक्स ए का ग्राफ कैसा है, लीनियर, मतलब जैसे जैसे एक्स ए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे हम लीनियरली बना सकते हैं। और जब एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 के बराबर हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो जाएगा, मतलब अब सिर्फ ए मौजूद है, तो फाइनली इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, पी ए नॉट के बराबर। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बी के बारे में भी सोच सकते हैं। जब बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो देखिए पहले तो ये ग्राफ किसका था, दिस वाज द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए वर्सेस मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ बी वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का ग्राफ अब हम देखेंगे। यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब बी का प्रेशर यहां पर 0 है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे बी का फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो बी का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और वो भी कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। फाइनली इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पीबी नॉट के बराबर। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो गया तो वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पीबी नॉट के बराबर। अब आप देख सकते हैं मैंने पी ए नॉट थोड़ा ऊपर बनाया है पीबी नॉट से। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, तो पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पीबी नॉट। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बी with mole fraction of B, and this is variation of vapor pressure of A with mole fraction of A। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना होगा, मान लेते मैं आपसे पूछता हूं कोई इंटरमीडिएट कंपोजिशन है, सपोज यहां पर टोटल प्रेशर कितना होगा, तो यहां पर टोटल प्रेशर होगा जो भी प्रेशर ऑफ बी है प्लस प्रेशर ऑफ ए। तो इस पॉइंट पर बी का प्रेशर कितना है, इतना। इस पॉइंट पर ए का प्रेशर कितना है, तो ए का प्रेशर है इतना पूरा। सो पीए प्लस पीबी क्या होगा, ये पूरा प्रेशर ए का प्लस ये प्रेशर बी का। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो कहीं यहां आएगा। तो अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाना है तो वो इस लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर की बात करें तो क्या होगा, दिस प्लस दिस, यानी वो लगभग इतना आ जाएगा। अगर मैं यहां पर वेपर प्रेशर की बात करूं, टोटल वेपर प्रेशर, तो वो होगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, तो वो लगभग कुछ इतना आ जाएगा। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल वेपर प्रेशर। So this is how graphically we represent what we had obtained mathematically। अगर ए के प्रेशर की बात करें तो जैसे जैसे ए का फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ए का प्रेशर बढ़ता जाएगा। बी के ग्राफ की बात करें तो जैसे जैसे बी का फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे बी का भी प्रेशर बढ़ता जाएगा। और टोटल प्रेशर की अगर बात करें तो किसी भी पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या होगा, उस पॉइंट पर जो ए का प्रेशर है और उस पॉइंट पर जो बी का प्रेशर है उन दोनों का एडिशन। So this is a very important graph which you must understand.
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज देखें। देखिए सोल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन क्या था, ए का मोल फ्रैक्शन था XA और बी का मोल फ्रैक्शन था XB। पर वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो बदल जाएंगे, क्योंकि ए अगर ज्यादा वोलाटाइल है तो ए के ज्यादा वेपर्स बनेंगे एज कंपेयर टू बी। तो ज्यादा ए वेपर्स के रूप में पाया जाएगा एज कंपेयर टू बी, यानी मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मोल फ्रैक्शंस इन सॉल्यूशन फेज। अब अगर हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लेते हैं ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है YA और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है YB, तो अब हम उसके लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेपर क्या है, एक आइडियल गैस है। तो हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज करते हुए देखिए क्या लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, या फिर क्या बोला जा सकता है कि YA इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। जैसा कि हम क्लास 11th में लिखते आए हैं, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए YA किसके बराबर हो जाएगा, YA विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए, और प्रेशर ऑफ ए क्या है, PA नॉट इंटू XA डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो अगर हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सिमिलरली अगर मुझे YB निकालना हो तो YB क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होगा, PB नॉट इंटू XB अपॉन PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। सो इस तरह से हम वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। और YB किसके बराबर होगा, YB विल बी इक्वल टू 1 माइनस YA, क्योंकि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है उनका टोटल तो 1 ही होना है। तो देख लीजिए अगर 1 माइनस YA करेंगे तो आपको यही टर्म मिलेगा। तो इस तरह से हम वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। निकल करते हैं, आप इस बार एक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली यू मस्ट हैव डन द क्वेश्चन। नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए यहां पर क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 100 टॉर। तो हमारा जो टर्मिनोलॉजी होती है प्योर लिक्विड में हम क्या लगा देते हैं, 0, यानी PA नॉट किसके बराबर है, 100 टॉर। ये प्योर ए का प्रेशर है। while that of pure B is 40 torr, यानी PB naught is equal to 40 torr। अब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का पूछा गया है, तो हमने ये फॉर्मूला पहले निकाल लिया था। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB के बराबर। यहां पर XA और XB क्या है, XA is the mole fraction of A in solution and XB is mole fraction of B in solution। तो हमें XA और XB की जरूरत है। तो let us first calculate XA, और XB तो अपने आप आ जाएगा। XB क्या होगा, 1 minus XA। तो let us calculate XA। मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। अब A के मोल्स कितने हैं, हमें A का वेट दिया है 20 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट दिया है 40 ग्राम। मतलब मोल्स ऑफ A कितने हो गए, 20/40, यानी 1/2। मोल्स ऑफ B कितने हो गए, B का वेट भी दिया है 20 ग्राम, पर B का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 80 ग्राम, यानी इसके मोल्स हो गए 20/80, विच इज 1/4। अब अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो XA कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। A के मोल्स कितने हैं, 1/2, टोटल मोल्स कितने हो गए, 1/2 प्लस 1/4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना आ जाएगा,
देखिए ये हो गया 1/2 अपॉन 3/4 और 4 ऊपर चला जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 2/3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 2/3। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए के बराबर, यानी वो कितना हो गया 1/3। तो ये याद रखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूशन में कितना आया है 2/3, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया है 1/3। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका यूज होगा, तो ये वैल्यूज आप याद रखिए। अब फाइनली हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो हम फॉर्मूलाज में अपनी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। पी ए नॉट कितना है 100, यानी 100 इंटू 2/3 प्लस पीबी नॉट कितना है, पीबी नॉट है 40, यानी 40 इंटू 1/3। तो टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया 200 प्लस 40, यानी 240/3। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 80 टॉर। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक बार वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से सॉल्यूशन निकालिए, उसके बाद ही आप आंसर देखिएगा। ओके, होपफुली यू मस्ट हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्या निकाल लिया था, हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन फेज निकाला था 2/3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन फेज निकाला था 1/3। हमें पी ए नॉट कितना दिया गया था 100 और पीबी नॉट कितना दिया गया था 40। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज निकालना है, तो उसके लिए डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, तो पी ए अपॉन पी टोटल। और वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, वो होगा पी ए नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इंटू एक्स ए, और टोटल प्रेशर क्या होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब देखिए पी ए नॉट किसके बराबर है 100, मतलब पी ए कितना हो गया 100 इंटू 2/3, और टोटल प्रेशर क्या है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यानी 100 इंटू 2/3 प्लस 40 इंटू 1/3। तो वाई ए कितना निकल कर आ जाएगा यहां से 200/3 डिवाइडेड बाय 240/3, यानी 200 अपॉन 240। तो वाई ए कितना आ गया 5/6। वाई बी कितना हो जाएगा, वाई बी के लिए भी आप यही डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं, पीबी अपॉन पी टोटल। वैसे तो हम वाई बी सिंपली 1 माइनस वाई ए से भी कर सकते हैं, पर हम एक बार देख लेते हैं। तो वाई बी क्या हो जाएगा पीबी अपॉन पी टोटल, और पीबी कितना होगा पीबी नॉट इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाय पी टोटल विच इज पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। पीबी नॉट इंटू एक्स बी कितना है, वो है 40 इंटू 1/3, और टोटल प्रेशर कितना है 240/3, मतलब वाई बी कितना आ गया यहां से 40/240, यानी 1/6। तो अब हमें कंपैरिजन करना चाहिए। आंसर्स तो हमारे आ गए, वाई ए है 5/6 और वाई बी है 1/6, दैट इज द आंसर। पर इस आंसर से हमें क्या समझने को मिला, एक बार मैं आंसर्स इसके नीचे लिख देता हूं। देखिए वाई ए कितना आया 5/6, वाई बी कितना आया 1/6। तो आप देख सकते हैं कि वेपर फेज में जो ए का फ्रैक्शन है वो सोल्यूशन फेज में ए के फ्रैक्शन से ज्यादा है। भाई 2/3 को आप क्या लिख सकते हो 4/6, मतलब जो वाई ए है वो कितना है 5/6।
तो YA is greater than XA, but YB is less than XB. तो A का जो कंट्रीब्यूशन है वेपर फेज में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू A का कंट्रीब्यूशन इन सोल्यूशन फेज। ऐसा क्यों, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखिए A ज्यादा वोलाटाइल है। A का वेपर प्रेशर, प्योर A का वेपर प्रेशर कितना था? 100 टॉर, जबकि प्योर B का वेपर प्रेशर कितना था? 40 टॉर। तो A का वेपर प्रेशर B से ज्यादा है, PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। इसका मतलब क्या है? A इज मोर वोलाटाइल देन B। और जो ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड होगा वो ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होगा। मतलब A ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए वेपर फेज में A का फ्रैक्शन बढ़ गया एज कंपेयर टू सोल्यूशन फेज। और अगर A का बढ़ेगा तो B का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वेपर फेज में B का फ्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू इन सोल्यूशन फेज। So this is all about this lecture. In next lecture हम इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद we will be talking about non-ideal solutions. चलिए, थैंक यू।